जैस्कन फुट टग बोट ओशियन के नीचे डूब चुकी है। 60 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ओशियन के बॉटम में जाती है दर्जनों लाशों को ढूंढने, ये सोचकर कि अभी तक सारे मर चुके होंगे। लेकिन एक मिरेकल होती है। यहाँ हैरिसन जिंदा था। वो 60 घंटों से टग बोट के एक छोटे से एयर पॉकेट में जिंदा था, बिना कोई ऑक्सीजन टैंक के, बिना किसी इक्विपमेंट के, हाफ नेकेड। शार्क्स इसके साथियों के बॉडी पार्ट्स को खा चुके थे, लेकिन तब भी हैरिसन 100 फीट की गहराई में जिंदा था। ये लिटरली एक मिरेकल की तरह थी। दुनिया की 80% ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ कभी कोई इंसान इंटायर हिस्ट्री में ना गया हो। प्लस ओशियन ह्यूज तो है ही, लेकिन वो डरावनी भी है। और ये और ज्यादा खौफनाक हो जाता है जब इसकी गहराई में इतने लंबे समय तक किसी को सर्वाइव करना पड़े। सो टुडेज स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गाय, जो अनजाने में ओशियन बेड पर बिना किसी की मदद के रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं और एक ही वक्त पर दुनिया का सबसे खुश नसीब और बदनसीब शख्स भी बन जाता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड यू आर वाचिंग मारूफ थिंक। ये है हैरिसन इजेक्टाओ कीनी, एक नाइजीरियन कुक जो 2013 में एक ऑर्डिनरी जैस्कन फोर्ट टग बोट पर एक कुक का जॉब करता था। टग बोट एक स्पेशल बोट होती है जिसके इंजन बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे वो बड़े बड़े शिप्स और वेसल्स को टो करने में और पुश करने में मदद करते हैं। 26 मई 2013 आज जैस्कन फोर्ट टग बोट का एक मिशन था। सेवरॉन ऑयल टैंकर जो फुल्ली गैसोलीन से भरा हुआ था, उसे सिक्योर करना अटलांटिक ओशियन से, जो कि गल्फ ऑफ जीनी से 32 किलोमीटर दूर थी। एज यूजुअल टग बोट उस जगह पर पहुंचती है और वो लोग सेवरॉन शिप को रस्सी से बांधते हैं और सुबह 4:30 बजे यूजुअली वो ऑयल शिप को टो करते हुए वो सभी गल्फ ऑफ जीनी के लिए वापस लौट रहे थे। ओशियन में उस समय तेज बारिश हो रही थी और ओशियन की वेव नॉर्मल से ज्यादा ऊंची उठ रही थी। अभी वो आगे बढ़ते हैं कि अचानक से ओशियन की वेव डेंजरसली ऊंची उठती है और टग बोट पर कोलैप्स कर जाती है। ये इतना डेंजरस वेव था कि वो टो करने वाली रस्सी भी टूट जाती है और टग बोट का हल सेक्शन भी डैमेज हो जाता है और वो फ्लिप कर जाती है। टग बोट उल्टा होकर समुद्र में डूबने लगता है। कोइंसिडेंटली टग बोट के डूबने से 5 मिनट पहले टग बोट में सभी 12 क्रू मेंबर कैबिन के सभी विंडो और दरवाजे को बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि ओशियन की इस एरिया में पायरेट अटैक नॉर्मल होते हैं और उन्होंने एज ए सेफ्टी के लिए ऐसा कर रखा था। एक्सेप्ट हैरिसन, वो कैबिन के अंदर नहीं था, वो इस समय वॉशरूम गया हुआ था। टग बोट स्लोली ओशियन में डूब रहा था एंड ऑफ कोर्स क्रू मेंबर कैबिन को लॉक करके पायरेट अटैक से तो बच सकते थे, लेकिन पानी से बिल्कुल नहीं बच सकते थे। पानी की लेवल तेजी से बढ़ने लगती है और वो सभी डूब जाते हैं। वॉशरूम में हैरिसन ऐसा सेम सिचुएशन फेस कर रहा था। पानी वॉशरूम में तेजी से भर रहे थे। वो पैनिक में दरवाजे को खोलता है, लेकिन पानी की बहाव इतनी तेज थी कि पानी की बहाव हैरिसन को बहाकर टग बोट के दूसरे वॉशरूम तक लेकर चली जाती है। बट थैंकफुली यहाँ एक छोटी एयर पॉकेट मौजूद थी जिस एरिया में ऑक्सीजन अवेलेबल थी और वो एक सर्टेन टाइम के लिए सर्वाइव कर जाता है। अब तक इस पॉइंट तक टग बोट पूरी तरह से फ्लिप होकर ओशियन बेड पर आ गया था। अब तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन अपने हाथों को भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। दैट्स इट। टग बोट ओशियन बेड पर वाटर लेवल से 30 मीटर की गहराई में था और ये इतनी गहराई होती है जितना कि रफली 9 फ्लोर की बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। पूरे ओशियन बेड पर खामोशी थी, पूरा अंधेरा। इसे मालूम भी नहीं चला इसके साथ अभी क्या हुआ। इसके बचने के चांसेस ना के बराबर थे, क्योंकि वो जिस एयर पॉकेट में सांसें ले रहा था उसकी एयर कभी भी खत्म हो सकती थी। वो जैसे तैसे करके यहाँ से निकलने का फैसला करता है। हाथों से चीजों को फील करते हुए वो पानी के अंदर दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। मिरेकुलसली उसे नई जगह मिल भी जाती है, जो कंपैरेटिवली पहले वाले एयर पॉकेट से ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। वो एयर पॉकेट जस्ट 1.2 मीटर ऊंची थी। दूसरा प्रॉब्लम था कि इसे ठंड लग रहा था, क्योंकि उस टाइम बाहर सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री थी, जो कि मॉडरेट मानी जाती है। लेकिन हैरिसन 100 फीट की गहराई में था, पानी के अंदर, वो भी बॉक्सर पैंट पहने हुए, हाफ नेकेड। अगर वो ज्यादा देर तक ऐसे पानी में रहा तो इसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, यानी इसके बॉडी ज्यादा तेजी से हीट को लूज करेगी जितना कि इसके बॉडी हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैरिसन के लिए इस गहराई में हर एक चीज डरावना था। एक छोटा सा भी साउंड होता तो इसे डर लगने लगता। घंटों बीतते हुए इसे गंदे स्मेल आने लगते हैं, और पता है वो स्मेल कहाँ से आ रही थी? वो स्मेल थी इनके क्रू मेंबर की, यस, उनके डेड बॉडीज की। और वो स्मेल एक मेजर प्रॉब्लम भी खड़ी करती है, बिकॉज इस एरिया में शार्क्स कॉमनली पाए जाते हैं। शार्क्स डेड बॉडीज के स्मेल से अट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ आ जाती है। हैरिसन को शार्क्स के चबाने की साउंड आ रही थी। वो शार्क्स एक्चुअली क्रू मेंबर के डेड बॉडीज को खा रहा था। दिस इज सो टेरिफाइंग, राइट? हैरिसन ओशियन में 30 मीटर नीचे टग बोट के एक छोटे से कमरे के एक छोटे से एयर पॉकेट में अंदर जिंदा मौजूद था, और लकीली शार्क्स इसे नहीं खोज सकता था। और कई घंटे बीतते हैं और बेचारा हैरिसन इस ठंड पानी में घंटों से खड़ा था। इसे जोर से प्यास लगा था, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो अपने पैरों से पानी को मूव कराने की कोशिश करता है, और इससे एक अच्छी चीज होती है, इसे कोक के कैन मिल जाते हैं पानी में तैरते हुए। वो उसे पीकर डिहाइड्रेशन से बच जाता है।
इसे तैरते हुए फोम का मैट्रेस भी मिलता है जिस पर अब वो बैठ सकता था और इस तरह वो खुद को ठंड से एक्सपोज होने से बचा लेता है। इसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि अगर वो कुछ और घंटे इस तरह खड़ा रहता तो इसे हाइपोथर्मिया हो जाती और प्रोबेबली सिचुएशन और भी बुरी हो जाती। लेकिन यहाँ एक एडिशनल डेंजर भी था जो कि पर्सनली मुझे लगता है वो एक मेजर प्रॉब्लम थी। वो पॉकेट की ऑक्सीजन इसके ब्रीथ करने से खत्म होने लग रही थी और एयर पॉकेट में इन्होंने कुछ ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर दिया था जो एयर पॉकेट में जमा हो रहे थे और इनकेस अगर वो इसे इनहेल करते तो इसके लिए पॉइजनस भी थी। लकली फॉर हिम कार्बन डाइऑक्साइड इजिली पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जब वो ऐसे ही अपने हाथों से पानी को स्प्लैश कर रहा था तो वो अननोइंगली सरफेस एरिया बढ़ा रहा था जिसकी वजह से CO2 पानी में ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब हो रहे थे और इसी वजह से CO2 के लेवल्स कभी इतने हाई नहीं होते। लेकिन स्टिल ऑक्सीजन तो खत्म हो ही रहे थे और इसके पास इसका कोई जुगाड़ नहीं था। इस हादसे को हुए 61 आवर्स गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले थी अब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बची थी, वो अब सिर्फ चंद घंटों के लिए ही बची थी। इसे रियलाइज हो चुका था अब इसे बचाने कोई नहीं आने वाला था, अब बस इसे अपनी मौत का इंतजार करना था। हैरिसन नियरली अपनी उम्मीद को खो ही चुका था लेकिन तभी इसे नॉक नॉक की आवाजें सुनाई देती है। इसे लग रहा था कि शार्क शायद दोबारा आ चुका है और वो चुपचाप बिना आवाज किए एक जगह पे खड़े हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये कोई शार्क नहीं था बल्कि एक रेस्क्यूअर की टीम थी। ऑयल टैंकर के क्रू मेंबर ने डाइवर्स की एक टीम को भेजी थी जो बेसिकली टग बोट के मलबे से लाशें ढूंढने आए थे। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ कोई अभी तक जिंदा भी बच सकता है। रेस्क्यूअर हैरिसन के कलीग के लाशों को उठाकर वापस लौट रहे थे और वो ये बात से अनजान थे कि एक पर्सन अभी तक अंदर में जिंदा है। लेकिन तब एक मैजिकल मोमेंट आती है। एक्चुअली में डाइवर ने अपने हेड पर कैमरा भी लगा रखा था और एक पर्सन ऊपर बोट में कैमरे के सारे फुटेज को लाइव देख रहा था और वो हैरिसन के एक ग्लिम्स को नोटिस कर लेता है। और इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग भी थी कि कोई 61 आवर्स तक ऐसे जिंदा भी रह सकता है। हैरिसन की बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। रेस्क्यूअर इसे सबसे पहले पानी देते पीने के लिए क्योंकि वो बहुत प्यासा था। And then we're gonna bring you home, okay? और फिर इसे एक डाइविंग वेल में रखा जाता है और इसे फौरन ऊपर लाने की कोशिश की जाती है लेकिन इसे तुरंत ऊपर नहीं लाया जा सकता था और इसका एक ऑब्वियस रीजन था डिकम्प्रेशन सिकनेस, क्योंकि हैरिसन इस गहराई में लंबे टाइम तक रह गया था और अब इसके ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन भी मिक्सअप होने लगा था और अगर इसे सडनली ऊपर लाते तो वो सडन प्रेशर चेंज को महसूस करता और इसके ब्लड में नाइट्रोजन बबल बन जाते। इसे बेस्ट के सिनेरियो में इसके जॉइंट में दर्द होता और वर्स्ट केस में पैरालिसिस, कार्डियक अरेस्ट या फिर पॉसिबल डेथ भी हो सकती थी। वो फाइनली सरफेस पर शाम के 7 बजे ऑन ट्यूसडे 28 मई को बाहर आता है। हालांकि इसके पानी से बाहर निकलने के बाद भी इसे 2.5 दिनों तक डाइविंग वेल में ही रखा जाता है। And I was good because I was not afraid anymore because I know it's life and death. The line is already drawn. If you want to come, let it come. होश में आने के बाद वो सबसे पहले यही कहता है कि वो अब दोबारा कभी समुद्र में नहीं जाएगा। हालांकि कुछ दिनों में हैरिसन नॉर्मल तो हो जाता है लेकिन अब इसे रात में डरावने सपने आते थे। ऐसा महसूस होता था कि इसके बेड पानी में डूब रहे हैं। इसे बेसिकली दलासोफोबिया हो गया था, जो लोग ओशियन से डरते हैं। 12 क्रू मेंबर में से डाइवर्स ने 11 की बॉडी को रिकवर कर लिया था लेकिन 12वें क्रू मेंबर की बॉडी कभी नहीं मिलती। हैरिसन इवन अपने कलीग के फ्यूनरल में भी नहीं जाता क्योंकि नाइजीरियन लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस सुपरस्टिशियस होते हैं और एक अफवाह भी फैली हुई थी कि हैरिसन ने ओशियन में खुद को बचाने के लिए ब्लैक मैजिक की है। दैट्स टेरिफिक आई वुड से। हालांकि शुरू में इनिशियली वो ट्रॉमाटाइज था पानी से अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन बाद में हैरिसन अपने नाइटमेयर पर कॉन्कर कर लेता है। वो मेहनत करके कमर्शियल सर्टिफाइड डाइवर बन जाता है जो 50 मीटर की गहराई में डाइव कर सकता था।